बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है वो बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। अनजान शहरों की शामें भी बहुत वीरान लगती हैं। शाम का गहरा सन्नाटा भी ऐसा हौलनाक होता है कि जैसे वो ज़मीन की सांसें भी खींच रहा हो, ज़मीन भी सांस लेने में तकलीफ़ महसूस कर रही हो। ऐसा गहरा सन्नाटा भी गोवा की ज़मीन को एड़ियाँ रगड़ने पर मजबूर कर रहा था। आज ये कॉटेज पूरे 3 साल के बाद फिर से रोशन हो रहा था। एक लंबे अंधेरे और एक लंबे सन्नाटे के बाद आज फिर वहाँ पर एक चहल पहल दिखाई दे रही थी। विराज खिड़की में खड़ा था। टी शर्ट की बाजू उसने मोड़ी हुई थी और आंखों पर सनग्लासेस भी थे। अरे यार, कितना टाइम लगाओगे? कब से लगे हुए हो? कब तक सफाई खत्म होगी? उसने झल्लाते हुए सफाई करने वाले को डांटते हुए कहा और फिर डूबते हुए सूरज की तरफ नजरें दौड़ाईं। कॉटेज की उन बेजान और रूखी सूखी दीवारों पर 3 तस्वीरें लटक रही थी। एक बड़ा सा सोफा और उसके आगे रखा हुआ चौकोर मेज जिस पर कुछ मैगजीन्स पड़े हुए थे। बाएं जानिब 2 दरवाजे थे, यानी 2 कमरे। एक का दरवाज़ा खुला हुआ था, कुशादा कमरा था, जबकि दूसरे कमरे का दरवाज़ा बंद था और उस पर एक बड़ा सा ताला नज़र आ रहा था। सामने ही उसका दूसरा दोस्त भास्कर खड़ा था, जिसने अपनी पैंट पांचों से मोड़ी हुई थी और मुंह पर रुमाल भी कसा हुआ था। शायद वो सफाई करने से उड़ने वाली धूल मट्टी से अपने आप को बचाना चाह रहा था। यार, तुम्हारे मामू ने कितनी फजूल कॉटेज दी है, कितना गंद मचा हुआ है यहाँ पर। बिलाल ने अपने नाक से रुमाल सरकाते हुए कहा और फिर बंद दरवाजे की तरफ चढ़ पड़ा। उसको खोलने की कोशिश करने लगा। लास्ट टाइम मामा का भतीजा आया था यार, वही छोड़ के गया होगा ये सब गंदगी। दोस्तों के साथ शुगल मेला किया होगा उसने। हद हो गई यार, दोस्तों के साथ शुगल मेला किया होगा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गंदगी को वैसे ही छोड़ जाएं। साफ भी तो करवा सकता था ना। अच्छा छोड़ यार, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। मामा भी बहुत नरम दिल के हैं, वो कुछ भी नहीं कहते, इसीलिए तो बस। ये कहकर उसने फिर मुंह के ऊपर रुमाल चढ़ा लिया और फिर से दरवाजे की तरफ मतवज्जो हुआ। ना खुलने पर वो पास ही सोफे पर बैठ गया। वो दोनों बैचलर ट्रिप पर आए थे। विराज ने मामू से इजाज़त लेते हुए उसने इस कॉटेज में रहने का इंतज़ाम किया था। मामू चूँकि जर्मनी में रहते थे और उन्होंने इजाज़त दे रखी थी, इसीलिए यहाँ रहने वाले तमाम रिश्तेदार उस कॉटेज का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के मुताबिक करते थे। यानी जब किसी को कहीं सैर व तफरी पर जाना होता तो वो उसी इलाके का रुख करता था और इसी कॉटेज का इस्तेमाल भी, क्योंकि एक तो फ्री में था और दूसरा अपनी प्रॉपर्टी ही समझते थे। यार, बहुत कोशिश की मगर ये दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा। उसने दरवाजे को फिर से धक्का दिया तो मरी हुई चींटियां दरवाजे की झरियों से नीचे गिरी। ओहो, छोड़ दे यार, हम दोनों मैनेज कर लेंगे, एक कमरे में ही रह लेंगे, छोड़ दे उसको। चल हम बाहर चलते हैं, थोड़ा घूम फिरते हैं और कुछ खाने का बंदोबस्त भी। वो उसको लेता हुआ बाहर की तरफ निकल गया। वो बाहर निकले तो चाँद अपनी पूरी चांदनी के साथ चमक रहा था। शायद आज चांद की 14वीं थी, मुकम्मल चांद या अमावस की रात। वो दोनों टहलते हुए पहाड़ों से नीचे उतरे
जहाँ पर एक छोटी सी मार्केट थी। उस मार्केट के साथ ही एक शंका टोला नामी इलाका था, जहाँ पर अक्सर तांत्रिक लोग ही रहते थे। इस बात का अंदाज़ा उन्होंने इस तरह लगाया कि वहाँ पर उन्होंने कई तांत्रिक का लिबास पहने लोगों को देखा था, जिनकी तादाद आम लोगों से ज़्यादा थी। पूछने पर ही पता चला था कि ये तांत्रिकों का ही इलाका है। खैर, उन्होंने खूब सैर तफरी की और जम के मस्ती भी। दोनों खा पी कर खाली बोतलों को पैरों से लुढ़काते हुए वापस आए। सारा खाया पिया हुआ दिमाग पर चढ़ने लगा था। दोनों उस लिविंग में आकर सोफे पर बैठकर खूब गप्पे मारने लगे। वो कॉलेज के किस्सों को याद करते और फिर खूब हंसते और एंजॉय करते रहे। वो हंस रहे थे, लेकिन ऐसे जैसे कि उनके साथ कोई और भी वजूद हो। खिड़की पे कोई हवा का आकर हयोला ठहर गया हो, जैसे खिड़की का पर्दा इनके हंसने के साथ ही लहराता, कि जैसे पर्दे के पीछे कोई मौजूद था। यहाँ पर नेट का इशू है ना? हाँ यार है, ये तो बहुत अच्छा है, वरना तुम तो मिताली से ही बातें करते रहते, भास्कर ने कहा। ये कहते हुए विराज ने उसका मोबाइल छीनते हुए टेबल पर रख दिया। मोबाइल पे नेट के सिग्नल आकर झट से वापस चले गए। प्यार में सब करना पड़ता है दोस्त, भास्कर ने हथेली पर अपना सर जमाते हुए कहा। ओह, ये प्यार के झमेले, विराज ये गुनगुनाते हुए उसको छेड़ने लगा। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, कोई ये बताए कि अब होगा क्या। वो लड़खड़ाती आवाज़ में गुनगुनाने लगा और उसको खूब छेड़ रहा था। भास्कर भी उसके साथ गुनगुनाने लगा। तभी खिड़की का पर्दा हिला। वो बेड पर दोनों लेटे हुए थे अब, और बेड के एक साइड पर हल्का सा दबाव बना कि जैसे कोई आकर वजूद वहां बैठा या लेटा हो। भास्कर ने एकदम से पलट कर देखा, लेकिन इस साइड पर कोई वजूद नहीं था। फिर कुछ ही लम्हे बाद जैसे कोई उसके कान के करीब दोनों हाथ रखकर सर गोशी कर रहा हो, लेकिन आवाज़ इतनी दबी हुई थी कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सिर्फ दबी हुई सांसों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि अचानक ही उसके कानों के करीब हल्की सी आवाज़ उभरी। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, कोई ये बताए कि अब होगा क्या। ये गाना बहुत ही दबी हुई आवाज़ में उसके कानों के करीब किसी ने गुनगुनाया था। भास्कर को अपना जिस्म का खून खुश्क होता हुआ महसूस हुआ और गले की नसें तो जैसे एकदम से फूल कर गुब्बारा बन गई हों। मुट्ठियाँ भींचकर उसने पलंग से जंप लगाया और पूरी ताकत से चिल्लाया, कौन कौन है, कौन है यहाँ पर। भास्कर चिल्ला रहा था। विराज ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ा। क्या हुआ विराज, क्या हुआ? लेकिन पसीने से भीगे बाजू पर उसकी उंगलियां फिसल गई थीं। कोई यहाँ पर था विराज, कोई यहाँ पर था जो तुम्हारे साथ साथ गुनगुना रहा था। मैंने उसकी आवाज़ सुनी है। विराज ने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, यार कुछ भी नहीं है, तू और मैं ही हैं। तुझे वहम हुआ होगा, मेरी ही आवाज़ थी। नहीं, वो कोई तीसरी आवाज़ थी, तू नहीं था। ये हकीकत है यार, मैंने खुद सुनी है आवाज़। अरे ये तू नहीं, तेरा नशा बोल रहा है, विराज ने हंसते हुए कहा। चल जा, सो जा आराम से। उसकी बात को सुनते हुए वो जाकर लेट गया। मोटे तकिए के नीचे उसने अपना सर दबाया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वही गुनगुनाहट फिर से उसके कानों में सुनाई दी। रात बड़ी मुश्किल से गुजरी और सुबह उठते ही भास्कर मोबाइल लेकर कॉटेज के कोने कोने में घूम रहा था कि शायद कहीं सिग्नल मिल जाए, कहीं से नेट आ जाए। बहुत ही फजूल है यार, बिल्कुल नेट नहीं है। ये बुड़बुड़ाते हुए वो कॉटेज के दरवाजे से बाहर निकला ही था कि मोबाइल पर उसको नेट के सिग्नल दिखाई दिए, जो एकदम से आ गए थे।
सिग्नल आते ही उसने फौरन से मिताली को फ़ोन किया। भास्कर, तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा था? 24 घंटों में 20 कॉलें की हैं मैंने तुम्हें। देखो तो ज़रा कितनी कॉलें की हैं, लेकिन तुमने किसी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। तुम्हें कितना याद किया, कितनी तुमसे बातें की और नाराज़ भी हुई, लेकिन तुम मेरी किसी एक कॉल का जवाब नहीं दिया। ओके, अब ज़रूर करूँगा। यार दूर हूँ ना, नेटवर्क का मसला है, लेकिन अब पक्का फ़ोन करूँगा। अच्छा, ठीक है। अभी बंद कर दूं क्या? सर में बहुत दर्द हो रहा है, सारी रात नहीं सो सका। दरवाजे पर मकड़ी का जाला साफ करते हुए उसने कहा। क्यों? फिर उसने पूरा वाकया मिताली को बताया। क्या? तुम सेफ तो हो ना? हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक हूँ। मिताली उसके लिए परेशान होने लगी थी। तुम कौन सी जगह पर चले गए हो? ठीक है, तुम नहीं मानते, लेकिन भूत प्रेत होते हैं। कहाँ चले गए हो तुम? मिताली उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी। अच्छा बाबा, बिल्कुल ठीक हूँ और अपना बहुत ख्याल भी रखूँगा। अभी ये बात चल ही रही थी कि विराज ने भास्कर का बाजू पकड़कर वापस अंदर खींच लिया और साथ ही नेटवर्क के सिग्नल भी जाते रहे। उसे नहीं बताना था यार, खुद भी डरेगी और तुझे भी डराती रहेगी। गलत किया। भास्कर चुप हो गया, लेकिन दिन भर उसके दिमाग में मिताली की बातें चलती रहीं। बीच पर बैठा भी वो अपना मोबाइल सर्च कर रहा था। रूह आपके पास हो तो क्या होगा, या कोई अनदेखा साया या वजूद अगर आपके इर्द गिर्द हो तो कैसा महसूस होगा, वगैरह वगैरह। वो इन चीज़ों को नेट पर सर्च कर रहा था। एक आर्टिकल सच लगता तो दूसरा गलत। वो अपने उन महसूसात की तरदीद चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता सारा दिन निकल गया। सूरज गरूब होने लगा। सारा दिन एंजॉय करने के बाद वो थके थके कदमों से वापस कॉटेज की तरफ आ रहे थे। आसमान का अंधेरा बता रहा था कि रात बहुत गहरी और काली होने वाली है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कॉटेज की तरफ आए और दरवाजे का ताला खोला। दरवाज़ा जैसे ही खोला, सख्त गंदी बू का एक भभोका उनके नथनों से टकराया और जैसे वो भभोका बाहर निकल गया हो। विराज ने नथनों पर हाथ रखते हुए ओहो नॉट अगेन कहते हुए अंदर दाखिल हुआ और अपने बैग में से एयर फ्रेशनर निकालकर पूरे कमरे में और लिविंग में 10-12 स्प्रे कर दिए। अच्छी और बुरी बू मिलकर कुछ अलग सी ही बन गई थी। अब कुछ बेहतर है, ये कहकर उसने बोतल को टेबल पर रखा। अभी बोतल को टेबल पर रखा ही था कि उसका बटन दबा। कोई हाथ नहीं था, लेकिन एक बार, 2 बार और फिर तीसरी बार के बाद भी वो नोजल का बटन दबता रहा। मैंने कहा था ना कोई है, भास्कर ने लरसती हुई आवाज में कहा और बाहर को दौड़ा। विराज भी उसके पीछे दरवाजे से बाहर निकल गया और फौरन से दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि रूह को निकलने के लिए बंद दरवाजे या खुले दरवाज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अंधेरी रात का पूरा चांद अपनी रोशनी फैला रहा था, लेकिन जैसे ही बादल का कोई टुकड़ा उसके पास से गुजरता तो हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा और हू का आलम लगता था, जैसे दुनिया में कभी रोशनी हुई ही ना थी। और ऐसे में कॉटेज से आने वाली पीली रोशनी अंधेरे में और ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई देती थी। वहीं से कोई 100 मीटर दूरी पर विराज और भास्कर दोनों खड़े थे। वो दोनों दूर खड़े कॉटेज को ही देख रहे थे। कनपटियों से पसीना बह रहा था। दोनों ने एक दूसरे की हथेलियां मजबूती से थाम रखी थी। विराज, यार मैं घर जाना चाहता हूँ। इनफैक्ट हमें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। भास्कर घुटनों के बल जमीन पर बैठते हुए विराज से कहने लगा। मिताली ने कहा भी था कि
क्या यार भास्कर, क्या वो जानती थी कि ऐसा सब कुछ होगा? यार तू बस उठपटांग मत सोच। सारा सामान अंदर है। सुबह तक तो रुकना हमारी मजबूरी है। हमें रुकना ही पड़ेगा। विराज भी उसके साथ वहीं बैठ गया। सारी रात रेत उड़ उड़ कर उनके पैरों पर चिपकती रही। नींद उनकी आंखों से कोसों मील दूर थी। वो वहीं बैठे कॉटेज को दर्द भरी आंखों से खौफजदा होते हुए देखते रहे। कभी थकान से आंख बंद हो जाती और गर्दन नींद से झूलती तो फौरन चुकन्ने हो जाते। नींद और डर की लड़ाई लड़ते लड़ते सुबह की रोशनी फूटने लगी तो भास्कर ने कहा, चल उठ, फटाफट अपना सामान समेटते हैं और फिर चल निकलते हैं। दोनों कॉटेज की तरफ बढ़ने लगे। कॉटेज के अंदर उन्हें एक ताज़ी और ठंडी हवा का एहसास हुआ। हर तरफ सुकून ही सुकून दिखाई दे रहा था। कल रात के वाक़ये को सोचकर यकीन नहीं आता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी हुआ होगा। विराज सुन, वो डियो मत रखना, यानी कि वो जो स्प्रे है उसको मत रखना। भास्कर ने डरते हुए उसको स्प्रे की जानिब इशारा करते हुए कहा। जैसे ही कोई हवा का झोंका आता वो एकदम से पलट कर देखता कि कहीं फिर से कोई साया तो नहीं। भास्कर अपने बैग की चेन बंद कर रहा था। तब तक विराज अपना सामान बैग में डाल के दरवाजे तक पहुंच चुका था। सुन, वो टेबल पर ताला भी रखा हुआ है, उसको भी उठा ले। भास्कर ताला उठाकर और अपने बैग को खींचते हुए लंबे लंबे कदम उठाता दरवाजे से बाहर जा ही रहा था कि उसके पांव से कोई चीज़ अटकी। पीठ से उठने वाली झुरझुरी उसके कंधे से होती हुई उसके दिमाग तक जा पहुंची। भास्कर ने बिना गर्दन हिलाए अपनी आंखें घुमाकर नीचे देखा तो कालीन के धागों में से एक मोटी रस्सी थी जो उसके पांव के साथ उलझी थी। आह! उसने गहरी सांस ली और झुककर पांव से रस्सी निकालने लगा। भास्कर एक घुटना मोड़कर जमीन पर बैठा था। वो रस्सी को पांव से निकाल ही रहा था कि उसके कानों में एक सरगोशी सुनाई दी। मुझे भी साथ ले चलो। वो फटाफट से रस्सी निकालने लगा कि उसे अपनी एड़ी के पास जकड़न महसूस हुई कि जैसे 5 उंगलियों का घेरा बनाकर किसी ने उसके पांव को जकड़ लिया हो। उसकी नसें फूलने लगी। भास्कर आना! बाहर से विराज की आवाज़ आ रही थी, जो बाहर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। वो बोलना चाहता था लेकिन लफ्ज़ उसके गले में कांटों की तरह चुभ गए थे और मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाल पा रहा था। उसको अपने जिस्म में जकड़न महसूस होने लगी। वो अपना जिस्म छुड़ाना चाह रहा था लेकिन नाकाम कोशिश था। इसी में बंद दरवाजे पर किसी की दस्तक के साथ उसको एक दर्द भरी आवाज़ फिर से सुनाई दी। मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी साथ ले चलो। भास्कर ने पूरी ताकत लगाकर अपने पाँव को उस रस्सी से छुड़ाया और एक बुलंद चीख के साथ वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। भास्कर का पंजा बुरी तरह पीछे को मुड़ा हुआ था और उसकी आंखें अंडों की तरह उबल कर बाहर थीं। अगर विराज ये सब कुछ देखकर तेजी से उसके पास मदद के लिए ना आता तो शायद ये तकलीफ उसकी जान ही ले लेती। विराज ने बड़ी मुश्किल से लोगों की मदद से एक डॉक्टर का इंतज़ाम किया। पाँव में इंजरी थी, मसल इंजरी। डॉक्टर दवाई देकर चला गया जिसका काफ़ी फ़र्क था, लेकिन एक दर्द अभी भी बाकी था। सोफे पर बैठकर दोनों पाँव टेबल पर रखे हुए भास्कर एक टिक उस बंद दरवाजे को देखे जा रहा था जहाँ से गिरने वाली भरी हुई गिनतियों का जमीन पर ढेर लगा हुआ था। वो हमारे साथ जाना चाहता है, भास्कर ने दबी हुई आवाज में कहा। कौन? विराज ने उसके पांव के नीचे तकिया रखते हुए पूछा।
वही जो हमारे साथ यहाँ रह रहा है। कौन? वो रूह, साया या जो भी है। कहते हुए भास्कर के आंखों की सफ़ेद रंगत चेहरे पर फैलने लगी। हम जाएंगे यहाँ से, हम यहाँ से ज़रूर जाएंगे। चल, तू ये दवा खा। कहते हुए विराज ने उसे नींद की टैबलेट जो कि डॉक्टर ने उसको दी थी उसको खिला दी। कुछ देर बाद भास्कर की आंखें झपकने लगी और वो वहीं सोफे से टेक लगाए सो गया। विराज कॉटेज से बाहर निकल गया। उसे पहाड़ी के पिछली जानिब जो तांत्रिकों का मोहल्ला था उसे वो याद आया और वहाँ वो मदद लेने के लिए पहुँच गया। कुछ देर बाद मटियाले रंग का चोला, गले में मोटे मोटे दानों वाली मालाएं और एक बड़ा सा थैला जो कि कंधे पे लटका हुआ था। वो तांत्रिक पूरे कॉटेज का मुआयना कर रहा था। उसके होंठ मुसलसल फड़फड़ा रहे थे। शायद वो कोई मंत्र पढ़ रहा था। वो मंत्र पढ़ते पढ़ते उस बंद दरवाजे तक पहुंचा। जमीन पर मरी हुई चींटियों को देखा और फिर दरवाजे पर फूंक मारी और कहने लगा, कोई यहाँ पर छूट गया है। उन्होंने जब उसकी तरफ देखा, यानी कि वो जानना चाहते थे कि वो तांत्रिक क्या कह रहा है। कोई है जो यहाँ से जा नहीं सका अभी तक। तांत्रिक ने बड़े मखसूस लहजे में बात कही थी और वो वापस जाना चाहता है। दोनों तांत्रिक की इस बात का मतलब समझ चुके थे। हाँ, इसने भी यही बताया है। विराज ने भास्कर की तरफ इशारा करते हुए कहा तो तांत्रिक भास्कर के पास आ गया। बच्चों की जिद देखी है, हमेशा पांव पकड़ लेते हैं। फिर इसकी जिद तुमने देखी? तांत्रिक ने भास्कर की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसने छुड़ाने की कोशिश की तो इसका ये हशर हो गया। ये रूहें बड़ी बलवान होती हैं। रूह? मगर किसकी? यहाँ तो सब पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। मुसलसल रिहाइश तो किसी की भी इस कॉटेज में नहीं है। तांत्रिक ने बंद दरवाजे की तरफ देखा। वो जो तुमसे पहले यहाँ पर आया था। तांत्रिक ने कहा। हमसे पहले तो ओजिस आया था। बिना देर किए उसने अपना मोबाइल हाथ में पकड़ा और कुछ नंबर मिलाने लगा। कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट उसने खंगाल डाली लेकिन कुछ न मिला। फिर उसने अपना मैसेज पैड खोला और वहाँ पर उसको एक हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज मिला जिसके नीचे ओजिस का नाम था। उसने बाहर जाकर फौरन ही ओजिस को कॉल की। कॉल रिसीव होते ही उसने कहा, तुम जब मामा वाले कॉटेज आए थे तो कुछ अजीब हुआ था। आई मीन कुछ हॉन्टेड? अचानक इस तरह सवाल करने पर ओजिस हड़बड़ा गया। कैसा कैसा अजीब या हॉन्टेड? वो कुछ अटकने लगा, जैसे कुछ छुपाने के दौरान अटकते हैं। फिर वो खुद को संभालते हुए बोला, मुझे नहीं पता। मैं, मानव और प्रतीब रुके थे वहाँ पर और फिर लौटते हुए मैं और मानव एक साथ दिल्ली के लिए निकले थे। और प्रतीब वो अगले दिन सुबह ही हमारे बाद निकला था, यानी कि अगले दिन वो निकल गया था। उसने जैसे घबराते हुए बात की। उसके लहजे में घबराहट थी। लेकिन वो जिस बस पर सवार था उसका एक्सीडेंट हो गया था एंड ही डाइड। प्रतीब अभी उससे बात कर ही रहा था कि उसको भास्कर की चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो भास्कर उकड़ू बैठा हुआ था। वो बुरी तरह कांप रहा था। तांत्रिक उसके माथे पर अपनी हथेली दबाए मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था। उसका जिस्म और हाथ पांव फड़फड़ा रहे थे और दिल पर जैसे कोई अनजान बदरूह कब्जा कर रही हो और जैसे उसके जिस्म पर कोई और कब्जा कर रहा हो। उसका जिस्म ऐंठने लगा और उसके मुंह से आवाज सुनाई दी, झूठ बोल रहा है वो, झूठ। ये बहुत ही सनाती हुई आवाज थी, जैसे आवाज में आंधियां चल रही हों। जमीन पर बैठा भास्कर अपने नाखूनों से जमीन को खुरच रहा था।
उसके इर्द गिर्द तांत्रिक ने लुबान सुलगाया हुआ था। तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ रहा था। वो कुछ देर मंत्र पढ़ता, फिर अपनी मुट्ठी पर फूंक कर भास्कर के माथे पर दबा देता था। कौन है तू और क्या बताना चाहता है? तांत्रिक ने गुस्से से पूछा। भास्कर की आंखों का रंग सुर्ख होने लगा। भास्कर चेहरा नीचे झुकाए और आंखें पूरी तरह खोलकर तांत्रिक को देख रहा था। मैं प्रदीप हूँ, मुझे जाना है यहाँ से। लेकिन तुम यहाँ आए कैसे हो? फिर से तांत्रिक की आवाज़ गूंजी। भास्कर फिर से बंद दरवाजे को देखने लगा। वो मुसलसल अपनी हथेली से जमीन को खुरच रहा था और फिर बोला, यहाँ पर मरने के लिए आया था। मुझे यहाँ से जाना है। मुझे मेरा दोस्त ओजस यहाँ छोड़ गया था। भास्कर की आवाज़ फिर से बदलने लगी और उसकी आवाज़ से खौफ की झलक साफ सुनाई दे रही थी। उसने एक बहुत ही खौफनाक राज से पर्दा उठाया था। वो मुसलसल बंद दरवाजे को ही देखता जा रहा था। उसने बताया कि ओजस और प्रदीप के दरमियान एक लड़की को लेकर नाराज़गी चल रही थी। वो दोनों ही उस लड़की को चाहते थे और ये ट्रिप भी ओजस ने ही प्लान की थी। वो अपने दोस्त के साथ यहाँ आया था। फिर उसने प्रदीप को उस कमरे में बंद कर दिया और वहाँ से चले गए। अकेला मरने के लिए छोड़ गए थे। इस सुनसान इलाके में बनी हुई इस कॉटेज में कोई महीनों बाद ही चक्कर लगाता था। मुझे भी साथ ले चलो। भास्कर की आवाज़ उस कमरे में गूंज रही थी, बिल्कुल इस तरह जैसे अमावस की रात का सन्नाटा फैला हुआ होता है। तांत्रिक भास्कर के बाजू पर धागा बांध रहा था। पूरे कॉटेज में मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। बड़ी मुश्किल से तांत्रिक और विराज ने भास्कर को संभाला और दरवाजे तक ले गए। तांत्रिक ने भास्कर का हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखवाया और वो साथ साथ मंत्र पढ़ रहा था। फिर विराज ने पूरी ताकत के साथ दरवाजे पर वजन दिया। दरवाजा खुल चुका था। भास्कर का जिस्म चूर चूर होकर जमीन पर गिर गया था। वो रूह शायद इसका जिस्म छोड़ चुकी थी। अंदर का मंजर देखकर विराज को उबकाई आ गई। मौत अपनी बहुत ही भयानक शक्ल में सामने मौजूद थी। दरवाजे के ठीक सामने कपड़ों के चिथड़े उड़े हुए एक कंगाल पड़ा हुआ था। शायद वो दरवाजे के साथ टिका हुआ था और धक्के की वजह से दूर जा गिरा। एक बार फिर से पूरे कॉटेज में वही बदबू फैल चुकी थी और कमरे के अंदर जमीन पर बहुत से कीड़े मरे पड़े हुए थे, जिन्होंने दावत बड़े अरसे तक उड़ाई होगी और फिर उन्हें भी कुछ नहीं मिला होगा। पास ही पड़े पलंग पर एक ब्रीफकेस खुला पड़ा था। टेबल पर जमी हुई धूल के ऊपर एक सतरंगी नाइट लैंप रखा हुआ था। आखिरी बार दरवाजा खोलने के लिए प्रदीप ने यकीनन बहुत जद्दोजहद की होगी, लेकिन फिर वो हार गया होगा। भास्कर अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था। कमरे में मौजूदा हालात को देख रहा था। इसके क्रियाक्रम का इंतजाम करो। अब फिर से तांत्रिक की आवाज़ सुनाई दी। इसकी मुक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरा कंगाल संभाल कर उठाना। टूट गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा संभाल कर उठाना। ऐसा ना हो कि एक भी हड्डी रह जाए, वरना मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रदीप का क्रियाक्रम अगले दिन होना था। वो रात बहुत ही काली और भयानक थी। पीछे के जंगलों से जानवरों की अजीब और खौफनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थी और चांद बादलों के पीछे सफ़र कर रहा था। दूर झींगरों की आवाज़ों को सुन रहा था। झींगरों की आवाज़ सुनते हुए भास्कर
विराज के कंधे पर सर टिकाए टिकटिकी बांधे चांद को देखे जा रहा था। वो रात ऐसे थी जैसे किसी कब्रिस्तान या शमशान घाट में गुजारी हो। अगले दिन जब सुबह हल्की सी रोशनी और अंधेरा भी था, पर तीब के क्रियाक्रम का मुकम्मल तौर पर इंतजाम हो चुका था। विराज ने कंगाल के दोनों हाथों और पैरों की उंगलियों की हड्डियों को बड़े गौर से चेक किया कि कहीं कुछ छूट ना जाए। दोपहर के वक्त स्वीपर को बुलाया और कॉटेज को पूरी तरह साफ करवाया गया और उसके बाद लुभान की धुनी भी दी गई। शाम की ठंडी हवा खिड़की के पर्दों पर फिसल रही थी। विराज दोनों का बैग पैक कर रहा था। ये ट्रिप कभी नहीं भूलेंगे यार, कभी नहीं। काश हम भूल जाएं। भास्कर ने अपने पांव के जख्म पर मरहम लगा के पट्टी बांधते हुए कहा। वक्त सारी बुरी यादें मिटा देता है। वो इसी उम्मीद के साथ वापस घर जा रहे थे। सारा सामान टैक्सी में रखा और कॉटेज को ताला लगाने के लिए वो अंदर आया। खिड़कियां बंद की, तमाम पर्दे आगे कर दिए और मेन गेट का ताला लगाकर विराज ने एक बार फिर पलट कर देखा कॉटेज को। डूबते सूरज की रोशनी में वो लकड़ी का कॉटेज एक खंडर लग रहा था। वीराने में खड़ी कॉटेज को वो दोनों पलटकर देखते रहे और वो कॉटेज उन दोनों को। फिर आहिस्ता आहिस्ता गहरा सन्नाटा और अंधेरा छाने लगा। उस वीराने में वो कॉटेज अब अकेला था। दूर तक कोई आहट न थी। हवा की सनसनाहट के अलावा दूर तक खामोशी ही खामोशी थी। खामोशी को तोड़ते हुए एक आवाज फिर से गूंजी। कॉटेज के उस बंद दरवाजे से फिर कोई आवाज दे रहा था, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उस कमरे के अंदर अब कोई कंगाल नहीं था, कोई ढांचा, कोई हड्डी नहीं बची थी। बस दरवाजे के साथ रखी सतरंगी टेबल के नीचे से एक हड्डी झांक रही थी। वो हड्डी प्रतीप के बाएं हाथ की छठी उंगली थी। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।